एक कमरे के ससुराल में दो घमंडी देवरानी जेठानी। हे भगवान, हरे कृष्णा हरे राम, 6 बज गए। हे बोरिया उठ जा, सुबह हो गई, टाइम से उठाकर। ये कहकर कमरे की लाइट कौशल्या जला देती है और पंखा बंद कर देती है। तभी भारती कहती है, माँ जी सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है, पंखा चला दीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, आंखों में चुभ रहा है, उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई है। अरे तो मैं अपने बेटे को थोड़ी जगा रही हूँ, उसकी आंखों पर चद्दर उड़ा दे, तू खड़ी हो जा, काम कर चल। यही तो मुझे बुरा लगता है, इस एक कमरे के ससुराल में सारे यही सोते हैं, एक की नींद पूरी हो गई तो बाकी 3 जनों की नींद की कोई कदर ही नहीं है। हमें भी जागना पड़ जाता है माँ जी के चक्कर में। अपना कमरा होता तो कम से कम देर तक तो सोती। अरे भारती, बंद करो ना लाइट, आंखों पर चौंध आ रही है, और पंखा भी चलाओ। कर रही हूँ जी, 5 मिनट रुकिए, एक बार झाड़ू लगा दूं। फिर आधी नींद में भारती झाड़ू लगा देती है और पंखा भी चला देती है। नहा धोने के बाद फिर भारती चाय नाश्ता बना देती है। सब एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। भाभी, जरा एक और आलू का पराठा देना, आज आपने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। हाँ हाँ, खाइए खाइए देवर जी। जरा मुझे भी दे दो, नींद पूरी नहीं होती है यहाँ पर, समझ नहीं आता एक कमरे का हिसाब। हाँ भैया, ठीक से नींद नहीं आती, पता नहीं जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरी होने वाली पत्नी कैसे रहेगी, तब भी माँ आप बंटवारा करोगी क्या पर्दा डालकर? और क्या, ऐसे ही रहेंगे हम। तुम दोनों की बस की बात कहाँ है, लाखों रुपए लगाकर घर बनवाओगे, इसीलिए रहो सब एक कमरे के ससुराल में। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। और मैं भी जा रहा हूँ, खा लिया मैंने। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर बाद भारती कौशल्या से कहती है, आखिर मैं कब तक एक कमरे के ससुराल में पिचक कर रहूंगी। अगर देवर जी की शादी हो जाए तो मुझे इतनी जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, मैं आराम से सोऊंगी और देवरानी घर का काम करेगी। माँ जी से देवर जी की शादी की बात कर ही लेती हूँ। माँ जी, मैं कह रही थी अब तो देवर जी की उम्र हो चुकी है शादी की, आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मुझे उसके लिए लड़की देख लेनी चाहिए। कल ही मैं पंडित जी से बात करती हूँ। जी माँ जी, अब आएगा मजा। कुछ दिनों बाद कौशल्या पंडित जी से कुछ लड़कियों की तस्वीर लाकर अपने छोटे बेटे के सामने रखती है। ले बेटा, इनमें से जो लड़की तुझे पसंद वो मुझे बता दे, अगर अभी से लड़की नहीं ढूंढी तो मिलेगी कैसे? माँ, ये सब क्या है? आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं, मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहता हूँ। अजय, तू होश में तो है, क्या बोल रहा है? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। ये कहकर अजय चला जाता है। 2-4 दिन कौशल्या अजय को समझाने की कोशिश करती है, फिर भी कौशल्या उसे समझा नहीं पाती। तो अजय अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि से शादी कर उसे घर ले आता है, जिसे देखकर सास और जेठानी के होश उड़ जाते हैं। देवर जी, ये सब क्या है? आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और यहाँ माँ जी और मैं लड़की देख रहे थे, वो कुछ नहीं। आप और माँ मेरे लिए लड़की देख रहे थे, इसलिए मैंने रश्मि से शादी कर ली, क्योंकि मैं 2 साल से उससे प्यार करता हूँ। मैंने शादी का जिक्र किया था, लेकिन सिर्फ रश्मि के लिए। मैं आपको बताने ही वाला था, पर माँ ने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसी को रोकने के लिए मैं आज शादी करके आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। जी जेठानी जी, माँ जी, इनकी गलती को माफ कर दीजिए। हे भगवान, तूने तो मुझे किसी लायक ही नहीं छोड़ा अजय, अब क्या कर सकती हूँ? शादी हो गई, अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरा ससुराल एक कमरे का है और तुझे एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। मैं रह लूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं नहीं रहने दूंगी ना देवरानी जी। फिर सास अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर देती है। फिर सास कमरे का एक कोना रश्मि और अजय को दे देती है, जहाँ वो पर्दा डाल देती है। 1 हफ्ता आराम से बीत जाता है, लेकिन अगली रात रश्मि को मच्छरों की भिन भिन से नींद नहीं आती और वह मच्छर मारने के लिए जोर जोर से ताली बजाती है। हे भगवान, ये मच्छर कितना परेशान कर रहे हैं। ये रहा, अभी मारती हूँ तुझे। अरे ये कौन कमबख्त है जो रात में तालियां बजाए जा रहा है? अरे सोने नहीं देना है क्या? ओ जेठानी जी, यहाँ मुझे मच्छर काट रहे हैं और आपको सोने की पड़ी है। खुद ने तो अगरबत्ती लगा ली वहाँ, और यहाँ मैं मच्छर को कैसे रोकूं? अरे देवरानी जी, खुद की नींद हराम है तो कम से कम मेरी तो मत करो। मैं तो करूंगी, ऊपर से नींद भी नहीं आ रही है, गाना गा लेती हूँ। याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,
हम मच्छरों के तूफान में घिरे हैं, हम क्या करें। तभी कानों पर हाथ रखकर घर के सारे लोग एक साथ कहते हैं, अरे बस कर रश्मि, अपना बेसुरा गाना गाना बंद कर। अरे बस कर रश्मि, अपना बेसुरा गाना गाना बंद कर। अब मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रही तो। बस करो रश्मि, सो जाओ, रात हो गई है। फिर रश्मि सो जाती है। अगले दिन देवरानी अपने बिस्तर के पास से झाड़ू मार लेती है तो जेठानी कहती है, रश्मि ये सब क्या है, तुमने अच्छे से पूरे कमरे में झाड़ू क्यों नहीं लगाई? देखो एक कमरे का ससुराल है, फिर भी तुमसे काम नहीं होता, जो मेरे बिस्तर की तरफ कूड़ा छोड़ दिया। आपका बिस्तर है तो आपको उस तरफ की सफाई करनी चाहिए ना, मैं क्यों करूं? घर में तेरा मेरा कब से हो गया, माँ जी को पता चलेगा तो तुम ही सुनोगी उनसे। बहुत बन रही है अपने आप को, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गई, बस करो, अब मिलजुल कर रहना सीखो, जाओ काम करो। कुछ देर बाद भारती अपना खाना बना लेती है। जेठानी जी आपने मेरी रोटी क्यों नहीं बनाई, मैं भी तो खाना खाऊंगी ना। मैं तुम्हारी रोटी क्यों बनाऊं जब तुम मेरा कोई काम नहीं करती हो तो? और हाँ, अब से तुम और देवर जी मेरे और उनकी जगह पर सोएंगे तो बिस्तर अलग कर लेना, और मैं तुम्हारी जगह पर। मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, अब आपको अपनी जगह पर ज्यादा मच्छर काटने लग गए हैं तो हम क्यों जगह बदलें, हम अपनी जगह पर ही सोएंगे। आप अपना और जेठ जी का कहीं और इंतजाम करो। इस एक कमरे के ससुराल में मैं भी नहीं रह पा रही, जो है मेरा कम से कम वो तो मत छीनो आप। तुम्हें तो आए हुए महीना भर हुआ है, मैं 2-3 सालों से ऐसे ही रह रही हूँ। हाँ तो आप अकेली थी ना, मैं तो आपके साथ एडजस्ट कर रही हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे तुम दोनों बहू फिर से लड़ने लग गई हो, अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं माँ जी, आज मुझे इस देवरानी की बच्ची से बात कर लेने दीजिए। हाँ तो जेठानी जी आप मुझे कम मत समझिए, मैं भी अपनी जगह आपको नहीं दूंगी। बोलो आपको क्या दिक्कत है, बार बार क्या लड़ाई करनी? जब देखो खाना बनाने नहीं दोगे तो कभी सोने के लिए बोलोगी, मतलब सारी दिक्कत आपको मुझसे है। हाँ क्योंकि सारी फसाद की जड़ ही तुम हो। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम दोनों चुप हो जाओ, लड़ाई से मेरी तबीयत खराब हो रही है। कौशल्या कहती रहती है लेकिन दोनों बहू नहीं सुनती, आपस में कड़छी बेलन लेकर लड़ने को तैयार रहती हैं। इतने में कौशल्या बेहोश हो जाती है और उसके दोनों बेटे देखते हैं। हे भगवान, माँ तो बेहोश हो गई है और ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हैं। भारती, रश्मि, तुम दोनों को होश नहीं है क्या? कहाँ से होश होगा, पहले लड़ तो लें एक दूसरे से, ये नहीं माँ को देख लें। फिर दोनों बेटे कौशल्या को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां वो उसकी जांच करता है। कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है और दोनों पति अपनी पत्नियों को सुनाते हैं। भारती, तुम्हें जरा सा भी होश है जो तुमने किया है? मनीष जी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि माँ जी के साथ ऐसा हो, पर करें तो करे क्या, एक कमरे के ससुराल में कोई कैसे रह सकता है? अभी तो देवरानी जी आई हैं, वो ही नहीं रह पा रही हैं, कल को हम दोनों के बच्चे होंगे, कैसे रहेंगे? अजय मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती, लेकिन हमारी नई शादी हुई है, हम दोनों को भी टाइम नहीं मिलता है, कैसे सब कुछ होगा? सोने की दिक्कत, खाने की दिक्कत। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर माँ का ख्याल भी तो रखना चाहिए था ना। भैया, मुझे लगता है अब हमें मेहनत कर लेनी चाहिए, घर को बनवा लेंगे तभी शांति बनेगी। छोटे, तू बिल्कुल ठीक कहता है, माँ अब होश में आ गई है। कैसे हो अब? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ने जो फैसला लिया है वो भी अच्छा है, कम से कम दोनों बहू साथ रहेंगी। जी माँ जी, आओ देवरानी जी गले लग जाओ। इस तरह घमंडी देवरानी जेठानी का मिलन हो जाता है और दोनों भाई कड़ी मेहनत करके कुछ महीनों में अपना घर बनवा लेते हैं, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाल, सुनिए जी, अब तो बुढ़ापा आने को है और आप हो कि घर वापस आते ही नहीं हो। अरे लक्ष्मी, मैं अभी पिछली दिवाली पर ही तो घर आया था। ऐसे आने में भी कोई आना है? जरा कुछ महीनों के लिए घर आइए, बच्चे भी आपको याद करते हैं। जानता हूँ, मुझे भी तुम सभी की बहुत याद आती है। मेरे बच्चे मेरे साई के बिना ही पल बढ़कर बड़े भी हो गए और मुझे इस काम से ही फुर्सत नहीं मिली। लक्ष्मी अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती थी। उसका पति शहर से बाहर काम किया करता था। दोनों पति पत्नी फोन पर बात कर रहे थे। लक्ष्मी हमेशा अपने पति को बुलाती रहती थी, लेकिन उसके पति के पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपना काम छोड़कर थोड़ा सा वक्त अपने परिवार के साथ बिता सके। एक तरफ लक्ष्मी उससे बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दिया, नहीं दूंगी, पहले आप बताइए कि आप माँ को बिना बताए इतनी देर से घर क्यों लौटी थी?
वो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी, अब मेरा फोन दे भी। ऐसे नहीं, अगर फोन चाहिए तो अपने बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए। देख दिया, मान जा, वरना। वरना क्या? वरना मैं कल तेरे 5,000 रुपए की शॉपिंग करने की बात माँ को बता दूंगी। प्लीज ऐसा मत करना। अब यही होगा। नो 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 नो, ओके फाइन, ये लीजिए अपना फोन। गुड गर्ल। लक्ष्मी की तीनों ही बेटियां आवारा और बिगड़ैल सी थीं। वो अपने बाप के खून का कतरा कतरा लगाकर कमाए हुए पैसे को यूं ही आवारगी में उड़ा देती थी और सारा सारा दिन बस फोन में लगी रहती। उन तीनों का ही रंग काला था, इसीलिए वो अपनी स्किन पर बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स का भी रेगुलर यूज करती थी। आहा माँ, देखो, इस प्रोडक्ट को लगाने से रंग एकदम अंडे की तरह गोरा हो जाता है। दिखा तो जरा। ना, सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। जानती हो, ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने यूज किया है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं तो चली इसे मंगवाने। कितने का है? ज्यादा नहीं, बस 10,000। 10,000? लक्ष्मी की इतनी ज्यादा रकम को सुनकर आंखें फट गईं, लेकिन तनीषा ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी और उस प्रोडक्ट को मंगा लिया। वो तीनों बहनें ऐसा ही करती थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी उनसे काफी परेशान थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक तरफ तीनों ही बहनों को बस फिजूल खर्ची और आवारगी से फुर्सत नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई गोविंद को अपने ही कॉलेज की एक गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की श्वेता से प्यार हो गया था और उसने इस बारे में अपनी माँ को भी बताया। माँ, वो बहुत प्यारी है और उसके बाल तो इतने प्यारे हैं कि उन्हें देखकर तो आप भी उस पर फिदा हो जाओगी। श्वेता की सबसे बड़ी खासियत उसके लंबे, घने और काले बाल थे। उसके लंबे लंबे बाल उसके घुटनों तक आते थे, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। ओहो, अब तू तारीफें बंद भी करेगा? क्या तेरे पास उस लड़की की कोई तस्वीर है? जी माँ, है। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। गोविंद ने अपनी माँ को भी श्वेता की तस्वीर दिखाई। बेटा, ये बच्ची तो सच में इंसानी रूप में देवी लग रही है। जरा इसके बाल तो देख। मैंने बोला था ना। ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गई। ठीक है, मैं तेरी शादी इससे करवाने को तैयार हूँ। लक्ष्मी की बात सुनकर गोविंद बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन लक्ष्मी श्वेता के घर शादी का प्रस्ताव लेकर चली गई। गोविंद भी अच्छा लड़का था, इसीलिए दोनों तरफ से बात पक्की हो गई। देखते ही देखते समय बीत गया और आज श्वेता की शादी का दिन था। सभी नई बहू के बस लंबे लंबे बालों को ही देख रहे थे। अरे वाह लक्ष्मी बहन, तुम्हारी बेटियों का रंग रूप तो तुम पर गया नहीं, लेकिन बहुत चांद का टुकड़ा है। सही कहा, लक्ष्मी बहन की बेटियां तो परकटी कबूतरी हैं अपनी भाभी के आगे। सभी मेहमान श्वेता को देखकर उसकी नंदों के ऊपर बातें बनाने लगे। अपनी भाभी की इतनी तारीफें और अपनी बेइज्जती तीनों ही बहनों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो फंक्शन छोड़कर ही आ गई। ये हमारी भाभी जी आखिर खुद को समझती क्या हैं? उनकी वजह से सारा जमाना हमारा मजाक बना रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि एक एक को ना फंक्शन से भगा दूं। रिलैक्स, अब कोई क्या ही कर सकता है। अपनी भाभी जी को तो हम बाद में देख लेंगे, अभी तुम दिमाग को ठंडा करो। ये लो। बिगड़ैल बहन सीरत ने अपनी छोटी बहनों को शराब दी और उसे पीकर तीनों ही बहनें अपने होश से बेहोश हो गईं। नशा करना उन तीनों के लिए ही आम बात थी। वो अपनी माँ की गैर मौजूदगी में अक्सर ऐसा करती थी। अब शादी हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। श्वेता अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा रही थी, लेकिन उसकी नंदे बस उसके रंग रूप और सुंदर होने की वजह से उससे बेइंतहा चिढ़ती थी। सीरत, जरा यहां से हटना, मुझे झाड़ू लगानी है। क्यों? क्यों हटूं? मैं तो नहीं हटने वाली। अभी बताया तो था मुझे यहां से। गो टू हेल, मैं नहीं हटूंगी। ब्लडी फेयर पीपल। जबान को संभालो सीरत, वरना अगर मेरी फिसल गई ना तो तुम्हारे कान सुनने लायक नहीं रहेंगे। जाओ भाभी जी, मुझे बाद में बताना, पहले आप अपने बालों को संभालो। बाल तो मेरे संभले हुए ही हैं, बचपन से आदत है इन्हें संभालने की। बहुत ज्यादा जबान नहीं चलती है तुम्हारी, तुमसे कम है। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? लक्ष्मी को श्वेता और सीरत ने सारी बात बता दी। माँ जी, ये दुनिया भर की आवारा और बदतमीज होती जा रही हैं, आप इनसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, हम बिगड़ैल और तुम तो जैसे बहुत शरीफ हो। ओहो, अब ये लड़ाई बंद करो। और सीरत,
आगे से ऐसा मत करना। और हाँ श्वेता, तू भी बेटा, अब इनसे कुछ मत बोलना। लक्ष्मी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों ही ननद अपनी भाभी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वो अपनी भाभी के रंग रूप से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। और एक दिन इसी चिढ़न में तनीषा, दिया और सीरत ने मिलकर दोपहर के वक्त जब श्वेता सो रही थी तब उसके बालों को काट दिया। अब आएगा मजा। तीनों बहनें चांडालों की तरह उसके बालों को काट कर हंसने लगी। वो तीनों बहुत खुश हो रही थी। जब श्वेता ने उठकर अपने कटे हुए बालों को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा रोई। ये किसने किया? श्वेता अपने बालों को हाथों में उठाकर बहुत ही देर तक रोई, लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोने के बाद वो गुस्से से दंदनाती हुई नीचे गई और दिया का हाथ मरोड़ कर बोली, बोलो, तुम ही इन्हें काटे हैं ना मेरे बाल? बोलो बोलो वरना। श्वेता ने दिया की बाजू को बहुत जोर से मरोड़ना शुरू किया। उसका ऐसा बर्ताव देख सीरत और तनीषा उसके ऊपर झपटी, लेकिन श्वेता ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। बोलो वरना। लक्ष्मी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। अपनी भाभी को इतने गुस्से में देख तीनों ननद डर गईं और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। सच जानकर लक्ष्मी ने उन तीनों को चप्पल से मारना शुरू कर दिया। तुमने आज मेरी नाक कटा दी। रुको, तुम्हारी चमड़ी को तो मैं आज पलट दूंगी। लक्ष्मी ने अपनी बेटियों को बहुत मारा। उन तीनों को दर्द से कराहते देख श्वेता को उन पर दया आ गई। माँ जी रुक जाइए, मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे। आप अब इन्हें मत मारिए। ये तो है ही बेबुद्धि, लेकिन हम इनकी तरह नहीं बन सकते। श्वेता की बात सुनकर लक्ष्मी रुक गई। देखो अपनी भाभी को नालायको। भाभी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। माँ, हमने आपकी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाया। माफ कर दो हमें, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। तीनों बहनों को अपने काम पर बहुत शर्मिंदगी हुई। अब वो तीनों ही समझ चुकी थी कि सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए तो दुनिया भी हमें पसंद ही करेगी।